आज आपके सामने हम हाजिर हैं फिर से फिजिक्स की क्लास लेकर। और आप वीडियोस को पाने के लिए धर्मराज फाउंडेशन चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और आपको जल्दी वीडियोस और अधिक मात्रा में मिलने लगेंगे मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज हम बात करें, कल आपने बात किया था प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। हमने बात की थी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो उसमें आपने क्या कहा था, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में पड़े और उसका जो आपतन कोण हो वह क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते थे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कुछ उदाहरण है जो बोर्ड एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम से पूछे जाते हैं कि ये घटनाएं किस कारण घटित होती हैं। जिसमें हम सबसे पहली घटना की बात करेंगे, रेगिस्तान की मरीचिका। होती क्या, इसे अंग्रेजी में माइरेज बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में माइरेज बोलते हैं। और यह घटना घटित कैसे होती है, आपने देखा होगा जब बहुत तेज की धूप पड़ती है तो रेगिस्तान में क्या होता है, जल के जैसा भ्रम दिखाई देता है। उसी भ्रम को हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। अब वह उत्पन्न किस घटना के कारण होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो कैसे होती है, होता क्या है, रेगिस्तान में रेत होती है, आपको पता है। और जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं तो रेत बहुत अधिक गर्म हो जाती है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें रेगिस्तान की रेत पर पड़ती है तो रेत बहुत अधिक गर्म हो जाती है। और जब रेत गर्म हो जाती है तो रेत से चलने वाली जो रेत बहुत गर्म हो जाती है तो इसके संपर्क की जो वायु होती है उसका भी ताप बढ़ जाता है। और जब उसका ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर किसी भी वस्तु का जो घनत्व होता है वह घट जाता है। और जब घनत्व घट जाता है तो ऊपर की तरफ ठंडी वायु होती है अपेक्षाकृत और नीचे की तरफ गर्म वायु होती है अपेक्षाकृत। और इस ठंडी वायु जो होती है वह सघन का काम करने लगती है और जो विरल वायु होती है नीचे वह विरल माध्यम का कार्य करने लगती है। इसलिए जो प्रकाश की किरणें इस पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ती हैं तो वह इस सघन माध्यम में आकर उस सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती हैं, इस विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होती हैं, जिससे हमें जल के जैसा भ्रम दिखाई देता है। और उस जल में रेगिस्तान में उपस्थित पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इस घटना को हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है, याद रखिएगा, हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। अब चूंकि इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो जितने कोण पर पड़ेगी उसका अपवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ जानी चाहिए, अब पता चला बहुत अधिक विचलित हो जाती है। तो हीरा क्या होता है, हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 2.34 के लगभग होता है, 2.36 या 34 के लगभग होता है। इसलिए इसके लिए जो क्रांतिक कोण होता है उसका मान बहुत कम हो जाता है, वह केवल 22.4 डिग्री होता है, बहुत ही कम। अतः हीरे की फलकों को इस प्रकार काटा जाता है कि इस पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ती है, जिससे इनका लगातार परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण हीरा बहुत ही तेजी से चमकता है। तो यह था हीरे का चमकना। किस कारण होता है भैया, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बात करते हैं परख नली को जल में डुबोकर टेढ़ा करने पर उसकी परत का चमकना। परख नली कांच की परख नली होती है। जब हम उससे क्या करते हैं, एक खाली परख नली को जब हम जल में डुबोते हैं तो उसमें क्या होता है, भरी होती है वायु। अब कांच, मान लीजिए कोई बर्तन है और उसमें कोई द्रव भरा हुआ है और हम इसमें एक परख नली रख देते हैं। और जब हम इसमें एक परख नली रख देते हैं तो वो परख नली में क्या होती है, वायु भरी होती है। जब हम इसको टेढ़ा करते हैं, धीरे धीरे जब हम इसे झुकाते हैं, जैसे हम इसे झुकाते हैं तो इस पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, चूँकि वायु है, वायु सघन विरल माध्यम है, लेकिन ये जो कांच है वह सघन माध्यम है। और जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं और यहाँ जो जल है वह कांच की अपेक्षा विरल होता है। और जब प्रकाश की किरणें इस पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ती हैं तो वह इस जल में न जाकर उसी कांच में ही वापस लौट जाती हैं, जिसके कारण जो परख नली होती है उसकी परत चांदी के जैसी चमकने लगती है। इस घटना को हम कहते हैं परख नली का जल में डुबो कर टेढ़ा करने पर उसकी परत का चमकना। यह होता किस कारण भैया, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बात करते हैं चटकी हुई कांच का चमकना।
आपने देखा होगा कहीं जो चिटकी हुई कांच होती है, कांच जिससे जब हम किसी चीज़ से कहीं पर फूट गई हो कांच, तो कांच चटक जाती है तो उसके बीच में वायु भर जाती है। और उसके बीच में वायु भर जाती है तो वायु एक कैसा माध्यम, कांच की अपेक्षा विरल माध्यम। और जब प्रकाश की किरण उस कांच पर पड़ती है, सघन माध्यम में पड़ती है, तो सघन माध्यम में पड़ते ही वह क्या हो जाती है, जब क्रांति कोण से अधिक कोण पर पड़ती है तो वह वायु में न जाकर उसी कांच पर ही वापस लौट जाती है, जिसके कारण जो चिटकी हुई कांच होती है वो चमकने लगती है। जो किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो बात करते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। इसमें क्या होता है, एक अधिक अपेक्षाकृत अधिक अपवर्तनांक वाले कांच ले लेते हैं। अब अधिक अपवर्तनांक वाला कांच ले लेते हैं और उसके बीच में थोड़ा कम अपवर्तनांक की एक कांच की नली डाल देते हैं, एक कांच की नली बना देते हैं और इसमें हर्पेथाइट नामक यौगिकीय क्रिस्टलों की परत लगा देते हैं। और जब हम इसमें और उसके ऊपर से प्लास्टिक अथवा किसी भी पदार्थ की एक परत चढ़ा देते हैं। और जब इसमें प्रकाश की किरण जाती है, जैसे ही प्रकाश की किरण इसके भीतर प्रवेश करती है तो अंदर सघन माध्यम होता है, और जैसे ही प्रकाश की किरण टकराती है उन नलियों पर, उस नली पर जब जैसी मान लीजिए कोई नली है और इस ये अधिक का अपवर्तनांक के कांच की बनी और इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई वो अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक की, और जब प्रकाश किरण इसमें पड़ती है तो वह जाके इससे टकराती इस पृष्ठ से, और जो पड़ने वाली प्रकाश किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर पड़ती है तो वह इसी माध्यम में वापस लौट के ऐसे चलती जाती है। तो वह विकिरण माध्यम में न जाकर अंदर वाले सघन माध्यम में ही वापस लौटती रहती है। इस वस्तु को प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, इस प्रकाशिक तंतु कई प्रकाशिक तंतुओं के समूह को हम प्रकाशिक नलियाँ कहते हैं। कई प्रकाशिक तंतुओं के समूह को हम प्रकाशिक नलियाँ कहते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उपयोग करते हैं। पेट के भीतर के ढेर सारे अंगों की जांच करने के लिए, उनको देखने के लिए तथा उनकी ट्रीटमेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश को अंदर भेज करके इनके बारे में पता लगाया जाता है। तो इन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रकाशिक तंतु का। अब आगे हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको पता भी है कौन कौन से नहीं। स्नेल्स लॉ जो होता है आप जानते हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 इक्वल टू sin i अपॉन sin r, याद रखिएगा। या हम 2n1 अगर लिखना चाहते हैं प्रकाश के व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, तो sin r ऊपर हो जाएगा और sin i नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जानते हैं व्युत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 1n2 को हम 1/2n1 लिख सकते हैं। और एक बात मेरी आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसे आपको मिल जाए ANW, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1/WNA। इसका मतलब क्या है, A मतलब एयर, W मतलब वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम जब भी चाहें, अगर ऐसे आपको कहीं लिखा मिले ANW बराबर, आप लिख सकते हो 1/WNA। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये याद देखिए ध्यान, ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर का, उसको हम लिख सकते हैं 1/, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इन बातों को ध्यान से समझेगा कि 1n2 कहीं लिखा है, 2n1 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है। और क्रांतिक कोण के लिए आपको पता है हमने दिखाया था, अगर 1n2 को लिखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं sin c। लेकिन आपकी किताबों में दिया गया होता है हमेशा 2n1 लिखना है, तो उल्टा होता है 1/sin c होता है। तो यह क्रांतिक कोण के लिए। तो क्रांतिक कोण के लिए आपको क्या करना है भैया, क्रांतिक कोण के लिए आप यही कर सकते हो, कभी भी आपको याद रखना 1n2 अगर लिखते हो तो डायरेक्ट sin c लिख देना। या ये किताबों में नहीं मिलता है, किताबों में ऐसे नहीं लिखा जाता, किताबों में आपके लिखा गया होता है 2n1 इक्वल टू 1/sin c। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसे चाहे इसे। WNG इक्वल टू, हमने जब अपवर्तनांकों के मध्य संबंध निकाला था तो याद रखिएगा WNG मतलब G बाद में है तो हम उसे लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष G का, और यहाँ W बाद पहले है तो उसे मिल देंगे एयर के सापेक्ष वाटर का। दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर लिख सकते हैं, इस फार्मूले को याद रखिएगा। और क्या जानते हैं आप, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में चाल v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 के अनुपात के बराबर होती है। तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि आपको निकालना है तो n इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे v। और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान आप जानते हैं, सब लोग हमेशा याद रखिएगा, c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस चैप्टर के। आप सारे फार्मूले याद करिएगा ज़रूर से, और इन पर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना हम शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। आपसे जो पहला न्यूमेरिकल कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 12 वालों को भी जानना चाहिए इस न्यूमेरिकल्स को। यह न्यूमेरिकल पूछा क्या जाता है आपसे, करेगा किसी पदार्थ का क्या देगा। मान लीजिए एक आपको देता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं, अभी आपको हमने बताया कि n बराबर क्या होता है, C/V। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है आपको पता है C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक n आपको दिया है, C आपको पता है, तो V अगर निकालना चाहते हैं आप तो V के इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा n में, तो आपको मिल जाएगा V × n = C। या आपको निकालना है V का मान, तो V = C/n। वैल्यू रख दीजिए। C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और n का मान आपको दे दिया गया है 1.5, तो 1.5 दूना 3 आएगा आपके पास 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह मिल जाएगी आपको कांच में प्रकाश की चाल। तो आपसे कभी अपवर्तनांक पूछ सकता है, कांच में प्रकाश की चाल पूछी जा सकती है, और आपको यह एक चीज़ दे देगा, उसका अपवर्तनांक दे करके चाल पूछ सकता है, चाल दे करके अपवर्तनांक पूछ सकता है। इस न्यूमेरिकल को 10 वाले तो वेरी केयरफुली इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अच्छे से हल करें। अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कल हम आपको इस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल एक साथ कल करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।